हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले वो 8 चैप्टर्स देख लें ताकि आपको फाउंडेशन मिल जाए और उसके बाद जो है वो आप ये 9th चैप्टर देखें। हमने पिछले 8 चैप्टर्स में देखा कि किस तरीके से औरंगज़ेब एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ट्रांजिशन में। हमने देखा कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया पोस्ट औरंगज़ेब, दैट इज़ 1707 AD। हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशों ने जो है अपने छाप पूरी दुनिया में छोड़ी। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इनिशियल जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्हें हम फादर ऑफ रेनेसेंस भी कहते हैं, किस तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान में सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। वो कौन से सोशल रिफॉर्म्स थे जो इंडिया के लिए ज़रूरी थे इन द अर्ली 19th एंड 18th सेंचुरी। आज हम उसी का एक रिजल्ट देखेंगे कि वो जो सोशल रिफॉर्म्स आए थे उनकी वजह से किस तरीके से डिसकंटेंट पैदा हुआ था लोगों के बीच, और हायरार्की, खासकर जो हिंदू में एक वर्ना सिस्टम की हायरार्की होती थी, उसके खिलाफ किस तरीके से डिसकंटेंट जो है वो पैदा होता है। आज हम इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सत्यशोधक समाज। हमने पिछले 8th चैप्टर में देखा कि जहाँ पर राजा राम मोहन रॉय या फिर हेनरी विवान डेजोरियो जैसे यंग रेवोल्यूशनरीज जो थे वो हिंदू के एस्टैब्लिश्ड वर्ना सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे थे, यानी कि वो वर्ना के हायरार्की सिस्टम को जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे। ह्यूमन डिग्निटी के लिए वो लड़ रहे थे, ना कि सिर्फ यंग बंगाल मूवमेंट, बल्कि हमने ऐसे कई समाजों के बारे में बात किया। प्रार्थना समाज हो, ऐसे कई समाज थे जो सोशल इंजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे थे और फिर ह्यूमनिज्म को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहे थे। इसी एक सोशल रिफॉर्म का रिजल्ट था सत्यशोधक समाज। तो आइए जानते हैं कि क्या था ये सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, जिसका मतलब ट्रूथ सीकर सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी जो सच को ढूंढने वाले हैं, वॉज अ सोशल रिफॉर्म सोसाइटी फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले इन पुणे, महाराष्ट्र ऑन 24 सितंबर 1873। आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये ज्योतिराव फुले की पिक्चर है। तो इन्होंने सत्यशोधक समाज का जो है वो एस्टैब्लिशमेंट किया पुणे, महाराष्ट्र में ऑन 24 सितंबर 1873। It espoused a mission of educational and increased social rights and political access for underprivileged groups, focused especially on women, शूद्रास एंड दलित्स इन महाराष्ट्र। तो दरअसल सत्यशोधक समाज जो है वो एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, यानी कि जो हायरार्की हिंदुइज्म में बनाई गई थी वर्ना सिस्टम के, और फिर खासकर जो शूद्र या फिर दलित जिसे हम कहते हैं, जो कि 4th वर्ना था और जो कि सबसे पिछड़ा वर्ग था हिंदुइज्म का। तो इस सोसाइटी से, इस कास्ट से कई ऐसे रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने इनके राइट्स के लिए लड़ाई की। तो उन्हीं पर्सनैलिटीज़ में से एक थे ज्योतिराव फुले। इनकी वाइफ भी सावित्री बाई फुले जो है वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थी। तो सत्यशोधक समाज का इस्तेमाल करके ज्योतिराव फुले और उनकी वाइफ सावित्री बाई फुले जो है वो वुमेन राइट्स के लिए लड़ाई करते थे। शूद्रास और दलित्स की अपलिफ्टमेंट के वास्ते भी जो है वो लड़ाई करते थे। ऐसे कई इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए जहाँ पर यंग विडोज़ जो कि उस वक्त के हुआ करते थे उन्हें एजुकेशन दिया करता था, उनके रीमैरिजेस भी किया जाते थे और उन्हें किसी तरीके का एक रेगुलर इनकम भी दिया जाता था इस सत्यशोधक समाज की मदद से। ज्योतिराव वाइफ सावित्री वॉज द हेड ऑफ वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी हमने देखा कि उनकी वाइफ भी जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही थी। द समाज डिसबैंडेड ड्यूरिंग द 1930s एज लीडर्स लेफ्ट टू जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अंडर महात्मा गांधी। तो 1873 से जो है 1930s तक, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट तक, सत्यशोधक समाज जो था वो बहुत ही एक्टिव था। लेकिन 1930s में जो है इस समाज को डिसबैंड किया गया, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे उस वक्त वो महात्मा गांधी के करिश्मेटिक लीडरशिप से खुश थे और वो महात्मा गांधी के कॉल पर जो है सोशल सोसाइटी या फिर सोशल स्टेटस जो हमारी सोसाइटी का था उसे बदलने के लिए डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ उन्होंने अपना रिलेशन बना लिया था। हमने अब तक जो है वो नॉर्थ की बात की थी, लेकिन साउथ में जो भी था वो हिंदू हायरार्की सिस्टम चल रहा था। तो आइए देखते हैं साउथ का वो कौन सा सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था जिसने पैराडिम जो था वो शिफ्ट किया था इंडियन रेनाइजेंस का, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो आइए जानते हैं कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है क्या। देखिए, द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इज अ साउथ एशियन मूवमेंट विद द एम ऑफ अचीविंग अ सोसाइटी वेयर बैकवर्ड कास्ट हैव इक्वल ह्यूमन राइट्स एंड encouraging बैकवर्ड कास्ट टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट इन context of caste based society that considered them to be lower end of hierarchy। देखिए, दरअसल अब तक जितने भी सोसाइटीज़ या जो सोशल अपलिफ्टमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में हमने बात किया, दे वर समवेयर कन्फाइंड टू इंडिया। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो साउथ इंडिया यानी कि पैन सब इंडियन कॉन्टिनेंट था।
यानी कि साउथ एशिया में जितने भी वर्ना सिस्टम से रिलेटेड थे। देखिए वर्ना सिस्टम हिंदू सोसाइटी को तो रिलेटेड था, लेकिन जिस तरीके से वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता था। चाहे हम बात करें थाईलैंड की, इंडोनेशिया की, या फिर फिलीपाइंस, जावा, बाली, इस तरीके से जितने भी सोसाइटीज़ जहाँ पर ब्रिटिश का राज था वहाँ कहीं ना कहीं हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू हेरिटेज का टच हुआ करता था। भले ही वहाँ पर हिंदू रिलीजियन से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन उनके ट्रेसेस कास्टिज्म के तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई देते थे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था वो पूरे साउथ एशिया को कवर करने की कोशिश करता था ऑन बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स। It was founded in 1925 by S. Ramanathan, who invited E.V. Ramaswamy, also called as Periyar by his devoted followers, to head the movement in Tamil Nadu, India against Brahmanism. तो साउथ एशिया में दरअसल सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इस्टेब्लिश करने वाले रामानाथन थे 1925 में। लेकिन हमें से कई लोग ये नहीं जानते, हम तो नाम सीधा डायरेक्ट पेरियार का नाम लेते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रामास्वामी पेरियार, लेकिन ये झूठ है। रामास्वामी पेरियार वाज इनवाइटेड टू लीड द मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट द राइजिंग ब्राह्मणिज्म। तो जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू वर्ना सिस्टम चल रहा था, सबसे टॉप हायरार्की पर ब्राह्मण्स और उनका डोमिनेशन होता था। तो रामास्वामी नायकर या फिर पेरियार को इनविटेशन मिला गया कि वो इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को पैन सब इंडियन कॉन्टिनेंट से लेकर इंडियन कॉन्टिनेंट इन स्पेसिफिक आगे बढ़ें। The movement was extremely influential not just in Tamil Nadu but also overseas in countries with large Tamil populations such as Malaysia and Singapore. तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक साउथ एशियन, एक पैन सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है ये अपने परव्यू में लाता था, और जहाँ जहाँ तमिल पॉपुलेशन हुआ करते थे, मलेशिया, सिंगापुर या फिर कई ऐसे आइलैंड नेशंस, श्रीलंका हो, ऐसे कई आइलैंड नेशंस पर भी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट था। तो इसी प्रोमिनेंट मूवमेंट को आगे लेकर इंडिया में, खासकर जो साउथ इंडिया में आगे बढ़ने वाले थे वो थे E.V. रामास्वामी नायकर या पेरियार। जस्टिस पार्टी, तो अभी हमने देखा कि दो बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट्स चले थे, तो आइए देखते हैं कि जस्टिस पार्टी का इसमें कितना बड़ा हाथ था। ऑफिशियली द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी इन मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया. It was established on November 20, 1916 in Victoria Memorial Hall in Madras by Dr. C. नाटेसन मुदालियर। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दरअसल डॉक्टर नाटेसन की है। तो जस्टिस पार्टी जो थी वो महज एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन के नाम से भी थी, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में इलेक्शंस भी इन्होंने लड़े थे। The Justice Party's foundation marked the culmination of several efforts to establish an organization to respect the non-Brahmins in Madras and is seen as the start of Dravidian movement. देखिए, आप जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स देख सकते हैं, हमने पिछले लेसन्स में भी देखा और इस लेसन में भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दे आर सेंटर्ड अराउंड द दलित पॉलिटिक्स या फिर राइज ऑफ दलित राइट्स। देखिए, उस वक्त एक जाहिर सी बात थी जो हमें जाननी थी कि वर्ना सिस्टम बहुत ही प्रोमिनेंट था या प्रेवलेंट था। आज के ज़माने में शायद हमें इतना कास्टिज़म या फिर इतना डिफरेंस जो है वो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं अर्ली 19 या 20th सेंचुरी की, तो फिर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था। तो ब्राह्मण्स जो थे वो एलाइटिस सेक्शन की तरह देखे जाते थे, जिनका डोमिनेशन बाकी के वर्नास पर बहुत होता था, और ख़ासकर जो शूद्रास या दलित जिन्हें कहते हैं उन्हें जो है वो इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो जितने भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, इस सेक्शन को जो है इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने के लिए थे। तो जस्टिस पार्टी का भी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न भी यही था कि इट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ एफर्ट्स टू रिप्रेजेंट नॉन ब्राह्मण्स, यानी कि जितने भी नॉन ब्राह्मण्स हैं मद्रास के, उस वक्त के साउथ इंडिया के, जो आज का जो तमिलनाडु हैं, वहाँ के नॉन ब्राह्मण्स को जो है एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, और कहीं ना कहीं द्रविडियन मूवमेंट में भी इन्होंने अपना हाथ दिया था। In 1920 it won the first direct elections in presidency and formed the government, जो कि महज एक सिस्टम या फिर एक प्रोग्राम नहीं था, एक मूवमेंट नहीं था, ये एक पार्टी भी थी। तो 1920 में जब इलेक्शंस रखे गए थे, प्रेसिडेंसी इलेक्शन मद्रास के, तो इस पार्टी ने वहाँ पर अपनी जीत कायम की। आफ्टर इट लॉस्ट टू कांग्रेस इन 1937 इलेक्शन, इट नेवर रिकवर्ड। इट केम अंडर द लीडरशिप ऑफ पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर एंड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। अभी हमने देखा कि किस तरीके से 1925 में रामास्वामी नायकर को इनविटेशन मिला था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को सामने ले जाने के लिए। तो 1937 में जब प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए तो जस्टिस पार्टी हार गई थी कांग्रेस के हाथों, तो फिर इसके बाद इसे रिवाइव करने वाले कोई नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, द्रविडियन मूवमेंट।
आप जो है इस द्रविडियन मूवमेंट को पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। तो इस द्रविडियन मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ने वाले रामास्वामी नायकर ने इन्होंने जस्टिस पार्टी के लीडरशिप को भी अपने हाथ में लिया और उसे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का एक अहम हिस्सा बनाया। तो ये था जस्टिस पार्टी के बारे में। एजावा मूवमेंट, हमने देखा कि नॉर्थ में कहीं ना कहीं सत्यशोधक समाज जैसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स चल रहे थे। हमने डीप साउथ तमिलनाडु में भी देखा कि किस तरीके से सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चल रहा था। आइए बात करते हैं केरला में क्या हालत थी। तो एजावा मूवमेंट जो था वो केरला का मूवमेंट था। द एजावास और एजावास वर एक्सपर्ट्स इन कोकोनट कल्टिवेशन और टॉडी टैपिंग। ये एक कम्युनिटी का नाम है दरअसल जो एक्सपर्ट थे कोकोनट कल्टिवेशन में। दे वर ट्रीटेड एज आउटकास्ट एंड कंसिडर्ड अनटचेबल्स इन द स्टेट ऑफ केरला। They were not allowed to get education in schools, enter temples or participate in other social activities. आज केरला को जो हम सबसे एक डेवलप्ड स्टेट की तरह देखते हैं पूरे इंडिया में, एक ब्रॉड आउटलुक जिस स्टेट का है, देखिए वो स्टेट भी जो था वो इम्यून नहीं था कास्ट सिस्टम का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एजावास को जो है वो आउटकास्ट या फिर अनटचेबल्स की तरह देखा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि कितना सीरियस होता है कास्टिज्म या फिर वो कास्ट माइंडसेट। तो इन एजावास को, इस कम्युनिटी वालों को ना एजुकेशन देने की उन्हें ना एजुकेशन दिया जाता था, ना उन्हें मंदिरों में आने दिया जाता था और ना ही किसी दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। In 1854, they established their own temple and took the task of religious practices and ceremonies in hands of their priest community. अब हालांकि जाहिर सी बात है कि सोशल एक्टिविटीज़ में उन्हें आने की इजाज़त नहीं देते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद का एक टेम्पल बनाया और अपना ही एक प्रीस्ट उस कम्युनिटी के लिए दे दिया वहाँ पर। दिस आउटरेज वॉज देन टेकन अप बाय स्वामी नारायण गुरु। आप देख सकते हैं पिक्चर दरअसल स्वामी नारायण गुरु की है। तो ये थे जिन्होंने एजावा मूवमेंट को लीड किया हुआ था। जैसे कि हमने देखा कि सत्यशोधक समाज को लीड करने वाले ज्योतिराव फुले थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लीड करने वाले ईवी रामास्वामी नायकर, तो एजावा मूवमेंट लीड करने वाले स्वामी नारायण गुरु थे, who gathered volunteers to take up the task of spreading awareness for the upliftment of these classes. तो इन्होंने बहुत कोशिश की कि एजावा जो कम्युनिटी होती थी उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो काम करें, उनके इक्वल राइट्स के लिए, उन्हें ह्यूमन डिग्निटी दी जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। These volunteers went from village to village explaining inhabitants to give up on their old set of dogmas. तो देखिए सबसे पहला इनिशिएटिव जो आगे बढ़ने का लिया कि भाई घर से घर या फिर विलेज से विलेज जाएं और लोगों को एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से सोशल डॉगमास जो है वो अफेक्ट करते हैं, वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कहीं ना कहीं श्री स्वामी नारायण गुरु जी के ही तहत किया गया था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन केरला और केरला हिस्ट्री। नायर मूवमेंट, ये भी एक साउथ इंडिया का ही मूवमेंट था। तो आइए देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था ये नायर मूवमेंट। Started under the leadership of C.V. Raman Pillai, K. Ramakrishna Pillai and M. Padmanabha Pillai in 1861 against Brahmin dominion. आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये पद्मनाभन पिल्लाई की पिक्चर है। तो ये भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स के डोमिनेशन को ही लेकर था और ये केरला में ही हुआ था। दरअसल नायर जो थे वो केरला के एक कम्युनिटी ही थी। जिस तरीके से हमने अभी एजावा के बारे में पढ़ा, तो नायर भी जो थे वो केरला की एक कम्युनिटी थी, कहीं ना कहीं वो भी ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ थी। द मलयाली मेमोरियल वॉज फॉर्म्ड बाय रमन पिल्लाई इन 1891 एंड नायर सर्विस सोसाइटी वॉज सेटअप बाय पद्मनाभन पिल्लाई इन 1914. The Nair were historically involved in military conflicts in the region. Following the hostilities between the Nair and the British in 1809, the British limited Nair participation in British Indian Army. तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ इस नायर कम्युनिटी ने, जो कि मलयाली की एक कम्युनिटी थी, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और कई कन्फ्लिक्ट्स भी उनके ब्रिटिश राज के साथ हुए। तो 1809 में कई हॉस्टिलिटीज़ हुए थे इन दोनों के बीच, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने इनका पार्टिसिपेशन ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कम कर दिया था। तो दे वर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मोमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया। महार मोमेंट हमारा आखिरी और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट है, महार मोमेंट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर से शुरू किया गया था। दरअसल महार जो है वो कम्युनिटी है महाराष्ट्र की। तो आइए देखते हैं कि महार मोमेंट कितना इंपॉर्टेंट था उस सोशल डिसकंटेंट को अराइज करने में, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। द महार मोमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अम्बेडकर अबांडन्स हिंदुइज्म ऑल टुगेदर एंड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो कहीं ना कहीं हमने जितने भी डिसकंटेंट आज देखें, अब तक देखें हमारे लेसन्स में या फिर इस लेसन में भी, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी में रहकर ही कम्युनिटी को चेंज करने के लिए थे। लेकिन महार मोमेंट एक्चुअली एक ऐसा मोमेंट था जहाँ कहीं ना कहीं कम्युनिटी को
एक तरीके से जो है एक्सटर्नली रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जाती है, जहाँ पर हिंदुइज्म से निकलकर बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया जाता है, ताकि जितने भी ड्रॉबैक्स हों या फिर जितने भी सोशल डॉगमास इस कम्युनिटी में बनाए गए, ताकि उसे हाईलाइट किया जाए कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड यू हैव टू चेंज। तो एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था महार मूवमेंट का। द महार्स फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि नियरली 10% ऑफ महाराष्ट्र पॉपुलेशन, उस वक्त का बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था वो महार पॉपुलेशन था। दरअसल महार्स वर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। दे सर्व्ड एज विलेज वॉचमैन, मैसेंजर्स एंड रिमोर्स ऑफ कैटल कारकसस। तो देखिए, शूद्र थे या फिर दलित थे तो उनका स्टेटस समाज में उस वक्त सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए रखा जाता था, उन्हें इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था। The civil rights ideology based on democracy motivated the backward classes to evolve campaigns to fight for equality in education, economic and political opportunities. आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर छोटे थे, किसी घर में वो जाते हैं और पानी के लिए पूछते हैं तो उन्हें पानी पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि ही बिलोंग टू महार कास्ट। तो कहीं ना कहीं इसी महार कास्ट में पैदा होने, बड़े होने और बाद में जब लंदन जाकर उन्होंने नए नए नेशनल आइडियोलॉजीज या फिर नए नए जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पढ़े थे, जैसे कि डेमोक्रेसी, जैसे कि इक्वल राइट्स, तो फिर उसी एजुकेशन बेस पर वो वापस आ गए और हिंदुस्तान में अपनी कम्युनिटी को लेकर उन्होंने कई रिफॉर्म्स डिमांड किए। तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को जागरूक किया, ये कहा कि ह्यूमन डिग्निटी इज़ अबव ऑल। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट एक रोल था महार कम्युनिटी का इन द इंडियन रिनाइजेंस। The Dalit Panther movement emerged among the Mahars of Bombay and Pune in 1972। दरअसल दलित पैंथर मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस का। अगर आज आपको पता हो तो प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट SCs एंड STs नाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है 1989 का। प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट SC एंड ST एक्ट, या फिर जिसे SC ST एक्ट 1989 भी कहते हैं। तो इस प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ एक्ट का सबसे पहला डिमांड अगर किसी ने किया था तो वो दलित पैंथर मूवमेंट था, जो महाराष्ट्र से एमर्ज हुआ था। तो वो महाराष्ट्र से एमर्ज होने वाला दलित पैंथर मूवमेंट भी कहीं ना कहीं बॉम्बे और पुणे के महार कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो देखिए जिस तरीके से हमने आज जाना कि सोशल डिसकंटेंट जो है वो आया था लोगों के बीच, कास्टिज्म के खिलाफ, सेक्टेरियनिज्म के खिलाफ जो इंडियन रिनाइजेंस आ रहे थे, दे वर देयर नॉट जस्ट टू इन्फ्लुएंस इंडिया टिल इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो आफ्टर इंडिपेंडेंस। This is what you have to know about social reforms and the discontent and the rising discontent among Indians. Thank you for watching my video.